जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि स्ट्रोक जो होता है वो सर्कस ऑफ विलियस में होता है। सर्कस ऑफ विलियस अगर थोड़ा सा रिव्यू करें, वैसे हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये इस तरह कुछ करके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन उसके बाद लाइक दैट टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास क्या आ रही होती है, दो वर्टिब्रल आर्टरी आती है जो कि मिलके बेसिलर आर्टरी बनाती है। इसमें पोस्टीरियर आती है, मीडियल आती है और इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी है। अब इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी की कोई भी ऑक्लूजन हो जाए तो जो उसकी वजह से सिंड्रोम आएगा उसे हम कहेंगे इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी। इसी तरह मीडियल की हो जाए तो उसके अंदर जो सिंड्रोम होगा वो इंटीरियर सेरिब्रम मीडियल सेरिब्रम आर्टरी का होगा। और जब हमारे पास पोस्टीरियर आएगी तो वो पोस्टीरियर सेरिब्रम आर्टरी होगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की थी कि अंदर की साइड पे जो होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, तो वो उसकी इन्वॉल्वमेंट तो इन तीनों में कहीं ना कहीं, क्योंकि कम्युनिकेटेड ब्रांचेस से वो कम्युनिकेट हो रही है तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मीडियल में जो होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज होती है, वो हम उसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी। इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी जो होता है वो हमारे पास कौन से ब्रेन के पार्ट को सप्लाई कर रहा होता है, तो हमें पता है कि जब हमने वो सर्कस ऑफ विलियस बनाया था तो वो इस तरफ को आ रहा था, तो उसका मतलब वो कौन सी पार्ट पे सप्लाई कर रहा होगा, हमारे ब्रेन का फ्रंटल, ठीक है, पैराइटल और साथ ही सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स को हमारे पास जो सप्लाई है वो कौन कर रहा है, इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी हमें ये स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रहा है। ठीक होगा। अब जो बात इसमें याद करने की है, इसके लिए ना हम एक टेबल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें जो पहली बात आपने कहनी है ना, वो सबसे पहले कहना है कि कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा ना कंप्लेन के साथ, जब हम स्ट्रोक पढ़े थे डिटेल में भी तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले जो है वो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक होता है। अक्सर औक़ात ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो रहा होता है और हमें पता नहीं हो रहा था कि वो पेशेंट स्ट्रोक की तरफ जा रहा होता है। तो हमेशा पेशेंट आके यही कंप्लेन करता है कि मुझे वीकनेस हो रही है, तो वीकनेस इज़ ऑल्सो रेड साइन, रेड फ्लैग साइन की तरफ जा रहा है वीकनेस। तो जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है हमारे पास हेमीप्रेसिस की या वीकनेस की कंप्लेन कर रहा है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आगे जाकर जो है उसे हेमी सेंसरी लॉस हो सकता है, हाफ साइड ऑफ आ बॉडी, और हेमी सेंसरी लॉस जो है वो हेमीप्लेजिया में जा सकता है। ठीक है, ये तो एक ओवरऑल बात होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जो आता है ना, इसका टेबल आता है। ओके, इंटीरियर सेरिब्री को करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक्स बताती हूँ जो कि मैंने खुद भी बनाई हुई है। सबसे पहले आपने ना ये याद रखना, अपने दिमाग में बैठा दे कि इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी जो है ना वो हमारे पास लोअर लिम्ब को ज़्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है, लोअर लिम्ब के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्ब। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात हमने ये रखनी है कि यहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रालेटरल आना है वर्ड। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट आके हमें कंप्लेन करेगा कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्रेसिस, कॉन्ट्रालेटरल हेमीसेंसरी लॉस होगा किसका, हेमीप्रेसिस, सॉरी, सबसे पहले हेमीप्रेसिस आएगा, मतलब वीकनेस आएगी किसकी, लोअर लिम्ब की। ठीक है, ये बात हमें पता लगी। अब हमने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि लोअर लिम्ब की वीकनेस आ रही है तो कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होंगे, साथ स्ट्रक्चर्स भी बताना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा होगा, मोटर एरिया इन्वॉल्व होगा, प्राइमरी मोटर एरिया इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मैं हाफ ऑफ वर्ड लिख देती हूँ, प्राइमरी मोटर एरिया इन्वॉल्व होगा, साथ हमारे पास कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और इंटरनल कैप्सूल हो सकते हैं। ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, MCI कर लो या ICM कर लो, ICM निमोनिक्स के तौर पे। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल, कॉर्टिकल एरिया हमारे पास आ गया या इंटरनल कैप्सूल, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स वगैरह का एरिया आ गया, मीडियल कॉर्टेक्स, और M से जो है वो मोटर एरिया आ गया, प्राइमरी मोटर एरिया। तो पहले पेशेंट ने कंप्लेन कर दी हेमीप्रेसिस की। सेकंड कंप्लेन जो पेशेंट की हमारी तरफ आएगी वो आएगी हेमी सेंसरी लॉस, और ये भी क्या आएगा, सबसे पहली बात कॉन्ट्रालेटरल होगा। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल है, इसके भी वही स्ट्रक्चर आपने रखने के, मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आ रही है। ठीक है, और इसमें इंटरनल कैप्सूल नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कौन इन्वॉल्व होगा, सेंसरी लॉस है तो मोटर एरिया, तो यहाँ पे सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए कि कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्रेसिस हमारे पास आया जो कि लोअर लिम्ब में मोस्ट कॉमनली होगा, इंटीरियर सेरिब्रम आर्टरी में, और उसकी स्ट्रक्चर की बात करें या ब्रेन के पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास मोटर एरिया होगा और कॉर्टेक्स का होगा और इंटरनल कैप्सूल का होगा। जबकि जब हमने कहा कि हेमीप्रेसिस के बाद सेम पेशेंट वही नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा जो कॉन्ट्रालेटरल हेमीसेंसरी आएगा, जिसमें लोअर लिम्ब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अपर लिम्ब के, और इसमें हम बात करें तो प्राइमरी सेंसरी एरिया आता है और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स आ रहा होता है। अब हमें पता है इंटीरियर सेरिब्रम
सेरेब्रम आर्टरी हमारे लोअर लिम्ब की बात करें, लोअर लिम्ब में जो है वो भी हमें कॉमनली बात पता है कि लोअर लिम्ब में हमारे दो सिस्टम पड़े हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? यूरिनरी और बाउल सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, यूरिनरी एंड बाउल सिस्टम पड़ा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो ऐसा हमने नहीं छेड़ना, यूरिनरी और बाउल सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है, और वो कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा? वो पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर फ्रंटल गायरा होगा। हेमीप्रेसिस हेमी सेंसरी कर लिया। सो तीसरा हमारे पास क्या आ गया? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ गया जिसमें मेन एरिया जो है वो फ्रंटल गायरस है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ये नॉर्मली सबको पता होगी, ठीक है। अब क्या आएगा कि इसमें हम फंक्शन की बात कर लेंगे। ये तीन तो बेसिक हमने डिस्कस कर लिए। फोर्थ पे जो है ना, अब हम कहते हैं कि उसको प्रॉब्लम पेशेंट को आएगी कि वो इसकी लिमिटेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम भी आएगी और लिमिटेशन होगी मोस्टली बायमैनुअल फंक्शन में। बायमैनुअल फंक्शन क्या होते हैं? बायमैनुअल टास्क ये होते हैं कि एक वक्त में दो काम करना। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रोक का पेशेंट देखा होगा, फालिस का पेशेंट, तो इसके ये जो चौथा स्टेप होगा ना उसमें यही आएगा, ब्रेन का डैमेज है, हमने डिटेल में पढ़ा, तो उसमें क्या आएगा कि बायमैनुअल फंक्शन या बायमैनुअल टास्क नहीं कर पा रहा होगा, एक वक्त में दो काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम फ़ोन भी सुन रहे होते हैं, साथ साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा न्यूरल सिस्टम एक डेवलप हुआ हुआ है। आफ्टर डेट हम दोनों हाथों से एक बॉल को पकड़ रहे हैं, ये भी बायमैनुअल टास्क है, ठीक है, जिसमें हमारे दोनों लिम्ब, ये दोनों एक्सट्रीमिटी हैं, दोनों पार्ट ऑफ अ बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इसमें भी ना फ्रंटल गायरा का इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। फ्रंटल गायरा का भी कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। फ्रंटल गायरस का भी कौन सा बात है? पोस्टीरियर मीडियल होगा। बायमैनुअल फंक्शन के लिए पोस्टीरियर और मीडियल पार्ट होगा। देन उसके बाद क्या आएगा? चौथी बात तो हमने लिख ली। पांचवी बात हमारे पास आएगी अबूला होगा। ये नई चीज़ लग रही है और इसकी लोकेशन भी नहीं अभी हमें पता। अब हमारे पास फोर्थ वाली आ गई जिसमें हमने कह दिया अबूला। अबूला जो है वो नया लफ्ज़ लग रहा होगा। अबूला हमारे पास होता क्या है कि हम जो होते हैं ना, ऐसे पेशेंट जो होते हैं अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग से कि हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कोई प्रोड्यूस कर पा रहे होते, तो उसे अबूला कह रहे होते हैं। मतलब इसमें स्लोनेस भी आ सकती है, ठीक है, डिले भी हो सकता है और लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी आ सकती है, या मोटर जो है ना इंटेक्शन वो नहीं हो रही। और अबूला जो होता है ना, अपने नाम की तरह इसकी लोकेशन जो है अभी तक हमें ब्रेन में अनसर्टन है। इसकी लोकेशन एग्जैक्टली ये कहाँ पे होता है ये अभी तक हमें पता नहीं लगी। देन उसके बाद अबूला भी हमने कर लिया। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है पांचवी, जो कि लास्ट है हमारे पास, कि हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल, मतलब जिस इस ब्रेन का पार्ट का होगा डैमेज, हमें ये पता है, बेसिक ही है कि जिस पार्ट का अगर लेफ़्ट पार्ट ब्रेन का हमारा इफेक्ट होगा तो इफेक्ट बॉडी के ऊपर जो है वो लेफ़्ट पार्ट इफेक्टेड है तो राइट साइड इफेक्टेड होगी, मतलब ऑपोजिट बॉडी के लिम्ब को कंट्रोल कर रही होती है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्ट्रालेटरल हमारे पास क्या आएगा? ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है, ग्रैप्स रिफ्लेक्स आएगा और सक्लिंग रिफ्लेक्स आएगा। अच्छा, अब हमने ना डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास जब न्यूरो मैचुरेशन पढ़ रहे थे हम, कि अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज लेके आऊँ तो हमने न्यूरो मैचुरेशन थ्योरी जो थी जब पेश की गई थी तो उसके में यही कहा गया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो होते हैं ना वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारे न्यूरल सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं, हमारा हायर पार्ट जो है ना ब्रेन का वो कंट्रोल कर रहा होता है। पहले जो होता है ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि स्पाइनल कॉर्ड कर रही होती है सारे, तो उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, वो अपने यूरिन पे भी नहीं कंट्रोल कर सकता, अपनी बॉडी हेड और नेक की होल्डिंग वगैरह भी नहीं हो रही थी क्योंकि सारे फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड कर रही होती है। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो नेक होल्डिंग आ जाती है, हेड होल्डिंग आ जाती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप हो रही होती है, तो हायर स्ट्रक्चर जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है। और जब वो हेड अपना और नेक की स्टेबल कर सकता है तो वो क्रॉलिंग की स्टेज पे आ जाता है। उसके बाद जब मिड ब्रेन आ जाता है या हायर पार्ट ऑफ अ ब्रेन कंट्रोल करने लग जाता है, हमारे पास कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हम जानते हैं कि 2 से 3 साल में कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो वो अपने यूरिनरी सिस्टम पे भी इफेक्ट रखने लग जाता है। इसी तरह अब जो एक स्ट्रोक का पेशेंट है उसके अंदर बच्चों वाले रिफ्लेक्सेस हो जाएंगे, सक्लिंग रिफ्लेक्स आ जाएगा और ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स कॉन्ट्रालेटरल एसिम्प्टोमेटिक होगा, और वो कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिकली सर्कस ऑफ विलिस के भी कंपोनेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब ग्रास्प रिफ्लेक्स और सक्लिंग रिफ्लेक्स क्यों आता है, कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है, अभी तक इसकी भी लोकेशन हमारे पास क्या है? अनसर्टेन है। अबूला और कॉन्ट्रालेटरिंग ग्रास्पिंग और सक्लिंग रिफ्लेक्स की लोकेशन अनसर्टेन है।